हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने त्रुटियों के बारे में अध्ययन किया है। हमने ये जाना यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है, उनमें अंतर क्या होता है, और एक चित्र के द्वारा हमने उसको समझा कि यथार्थता और परिशुद्धता कैसे जो है उसको हम चित्रित कर सकते हैं। उसके अलावा हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, जिसके अंतर्गत हमने माध्य त्रुटि कैसे निकाली जाती है, माध्य विचलन, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक माध्य विचलन, इन सब के बारे में फॉर्मूले जो है उसके द्वारा हमने उसको प्राप्त किया। आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम त्रुटि के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं और त्रुटियां किस तरह से दूर, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता हो गया कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती है तब तक हम उसको दूर नहीं कर सकते। तो त्रुटियां जो है हर प्रेक्षण के साथ होती है, इसलिए उसे समझना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रुटियों का वर्गीकरण। तो त्रुटियों के वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो हमने त्रुटियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है निर्धारित त्रुटि या क्रमबद्ध त्रुटि। निर्धारित त्रुटि जैसा कि नाम से ही पता है, जिसका निर्धारण संभव हो, यानी जिसका हम पता लगा सकते हैं कि त्रुटि कहाँ पर हो रही है और कितनी मात्रा में त्रुटि हो रही है, यानी उसका डिटर्मिनेशन संभव है, इसलिए इसका नाम इंग्लिश में होगा डिटर्मिनेट एरर। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब ये है कि ये जो त्रुटियां हैं वो एक निश्चित क्रम में घटती है। अगर आपके किसी स्टेप में वो घट गई है तो अगले स्टेप में भी वो उसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी, और इसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। अगर सिस्टम में गड़बड़ हो गई तो ये त्रुटि आगे भी चलती जाएगी। और इस निर्धारित त्रुटि को जिसको हम सिस्टमेटिक एरर भी कहते हैं, अगेन वी हैव क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, स्थिर और क्रमबद्ध। स्थिर यानी कांस्टेंट और क्रमबद्ध मीन्स अलग अलग चरणों में। तो स्थिर त्रुटि मतलब एक बार वो निर्धारित त्रुटि आ गई, निर्धारित त्रुटि आने के बाद में अगर उसका मान अपन जब प्रेक्षण कर रहे हैं उसके अंत तक कांस्टेंट रहता है तो वो स्थिर सिस्टमेटिक एरर कहलाएगी, और यदि उसका मान बदलता है तो वो कहलाएगी क्रमबद्ध सिस्टमेटिक एरर। तो डिटर्मिनेट एरर जैसा कि नाम से पता है, उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसका निराकरण कर सकते हैं। एक बार पता लग जाए तो हम उसे उस प्रेक्षण में से दूर कर सकते हैं। और जहाँ तक निर्धारित त्रुटि की बात है, जैसे जैसे हम प्रेक्षण करते जाते हैं वैसे वैसे हम परफेक्ट होते जाते हैं, और जैसे जैसे आप परफेक्ट होते जाएंगे इस निर्धारित त्रुटि का मान जो है निरंतर घटता चला जाएगा, और इस निर्धारित त्रुटि को हम पूरी तरह से हटा सकते हैं किसी भी प्रेक्षण में से। अगर आपके तीनों यानी सिस्टम, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट और उसके बाद में जो ऑब्जर्वर है, तीनों के तीनों अगर परफेक्ट हैं तो हम किसी प्रेक्षण में 0 निर्धारित त्रुटि भी पा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी क्या हो गया, आपका निकाय, आपका उपकरण, आपका प्रेक्षणकर्ता, ये तीनों परफेक्ट होने चाहिए। आपको आपके प्रैक्टिकल के बारे में, प्रेक्षण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तो त्रुटि नहीं होगी। दूसरी प्रकार की जो एरर है वो है अनिर्धारित त्रुटियाँ। अनिर्धारित त्रुटि जैसे नाम से पता है, इनडिटर्मिनेट एरर, नाम ही बताता है कि जिसका निर्धारण संभव नहीं हो, यानी ये ऐसी त्रुटि है जो हर प्रेक्षण में, हर निर्धारण के अंदर संलग्न होगी। तो अनिर्धारित त्रुटि जो है वो हर प्रेक्षण के साथ में संलग्न होगी और इसका निराकरण संभव नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर प्रेक्षण में त्रुटि होती है, और वो त्रुटि किसकी होती है, वो होती है अनिर्धारित त्रुटि, क्योंकि ये अनिर्धारित त्रुटि ऐसी त्रुटि है जो हर प्रेक्षण के साथ में संलग्न तो रहेगी, लेकिन और साथ ही साथ उसका निराकरण भी संभव नहीं है। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे हम किसी भी चीज़ को तोल रहे हैं तो उसके साथ में क्या होगा, जो आपकी हवा है वो भी तुल जाएगी। कोई हम जो भी वेट लेते हैं उसमें हवा तो साथ में तुलती ही है। फिर उसके बाद में अगर आप जिस वेट बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं, वेट बॉक्स के अंदर जो वेट हैं वो अगर घिसे हुए हैं तो वो घिसा हुआ जो भार है
वो तुलने में नहीं आएगा। हम उसको मानेंगे 50 ग्राम का, लेकिन वो होगा कितने ग्राम का? 49.9 ग्राम का। तो वो जो 0.01 की एरर है घिसने की वजह से आई है, वो उसके साथ में संलग्न हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हर बार हम जब किसी वेट को यूज़ करें तो कैलिब्रेट करें। जब इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं, जिसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहाँ पर भी हम हर इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेशन इज़ मस्ट। तो अनिर्धारित त्रुटि जो है ऐसी त्रुटि है जो हर प्रेक्षण के साथ संलग्न रहेगी और उसका हम निराकरण नहीं कर सकते। तीसरे प्रकार की जो त्रुटि है वो है आकस्मिक त्रुटि। आकस्मिक त्रुटि यानी एक्सीडेंटल एरर। और जैसा कि आपको पता है एक्सीडेंट कहीं भी कभी भी हो सकता है, उसी तरह से ये जो एक्सीडेंटल एरर है, ये जो आकस्मिक त्रुटि है, ये भी कहीं भी कभी भी घट सकती है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करते करते आपका किसी के साथ में टक्कर लग गई। टक्कर लगने से आपका जो सॉल्यूशन है वो गिर गया, आपका जो उपकरण है वो फूट गया, या आपने जो प्रिपरेशन बनाई थी उस प्रिपरेशन की जो पुड़िया है वो नीचे गिर गई। तो इस तरह से एक्सीडेंटल एरर जो है ये कहीं भी कभी भी घट सकती है। आप जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन कर रहे हैं और कैलकुलेशन करते वक्त आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, तो ये एक्सीडेंटल एरर कहलाएगी। तो एक्सीडेंटल एरर कैन बी मैनी, और ये एक्सीडेंटल एरर सावधानी अगर रखेंगे और फोकस रखेंगे अगर अपन अपने एक्सपेरिमेंट पे, अपनी हर आसपास की चीज़ों पर, तो फिर वो गलती नहीं होती। तो एक्सीडेंटल एरर भी हम बच सकते हैं उससे, और निर्धारित त्रुटि से भी हम बच सकते हैं, लेकिन अनिर्धारित त्रुटि हमेशा आपके प्रेक्षण में संलग्न रहेगी। तो उपरोक्त सभी त्रुटियों को घटित होने वाले कारक जो है उनके अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग भागों में उप विभाजित किया हुआ है। तो जो ये निर्धारित त्रुटि है इसको हमने कई सारी त्रुटियों में जो है उसको बांटा है, कई सारी प्रकार में उसको बांटा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, निर्धारित त्रुटि को हमने सबसे पहले तो बांटा है स्थिर त्रुटि में और क्रमबद्ध त्रुटि में। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की जिनके घटित होने का कारण हमें ज्ञात होता है और जिसे सुधारा जा सकता है। फिर उसके बाद में निर्धारित त्रुटि का जो परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड है, वो ज्ञात किया सकता है। और ये सारी त्रुटियां जो हैं वो किसी न किसी नियम के तहत घटती हैं। ये एक चीज़ आपको लाइन याद रखनी है कि निर्धारित त्रुटि किसी नियम के तहत घटती है। यदि हम किसी भी परिवर्तित परिस्थिति में निर्धारित त्रुटि को ज्ञात करें और उसका मान जो है स्थिर आता है, एक माप से दूसरे माप में स्थिर आता है, तो ऐसी त्रुटियों को हम स्थिर त्रुटि कहते हैं। मतलब एक बार ये त्रुटि घट गई और हर प्रेक्षण में ये आ रही है और सेम इसकी मात्रा आ रही है, इसका मतलब वो स्थिर त्रुटि है। लेकिन यदि निर्धारित त्रुटि का मान प्रत्येक परिस्थिति में अलग अलग आता है तो वो क्या कहलाएगी? सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध एरर कहलाएगी। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है, क्रमबद्ध त्रुटियों का मान एक माप से दूसरे माप में परिमाण व चिन्ह में बदल जाता है। यानी एक बार अगर पॉजिटिव एरर है तो दूसरी बार नेगेटिव एरर भी आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिस्टमेटिक एरर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डिटर्मिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक एरर के बारे में। अब इसके बाद में आता है कि कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? मानकीकरण ये मैंने आपको बताया था। आप जब 12th में हैं तब भी आपने स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में आओगे तब भी आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, थर्ड ईयर में भी करोगे और एमएससी में भी करोगे। तो मानकीकरण हर प्रेक्षण में करना पड़ता है। और वो क्या होता है? हमें ये पता है कि हमारे मानक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक मानक और द्वितीयक मानक। प्राथमिक मानक वो मानक होता है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो, जिसका सॉल्यूशन बना दिया और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होती। एक बार आपने n/40 का सॉल्यूशन बना लिया और यदि वो काफ़ी समय तक रखे रहने पर भी n/40 का ही रहता है तो वो प्राथमिक मानक कहलाएगा। किंतु यदि आपने सॉल्यूशन बनाया और थोड़े दिनों पश्चात या थोड़े घंटे पश्चात ही उसकी सांद्रता परिवर्तित हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो आपका जो है सेकेंडरी मानक है।
तो हम हमेशा जब भी टाइट्रेशन करते हैं तो द्वितीयक मानक को प्राथमिक मानक के साथ में स्टैंडर्डाइज करते हैं, और स्टैंडर्डाइज करने से हमें उस द्वितीयक मानक की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का ज्ञान हो जाता है। और एक बार आपने एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपकी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसमें त्रुटि आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर अगर आपने जो सॉल्यूशन बना रहे हो उसमें जो पदार्थ प्रयुक्त किया है अगर वो अशुद्ध है या आपका विलायक अशुद्ध है तो भी जो है त्रुटि हो सकती है। और हमेशा ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास में स्थिर त्रुटि प्राप्त होगी, क्योंकि आपका जो मानक पदार्थ था जो आपने लिया है वही पदार्थ जो है त्रुटिपूर्ण था, तो वो त्रुटि तो हर में आएगी ही। फिर अनकैलिब्रेटेड वेट, मैंने आपको बताया था कैलिब्रेटेड वेट और अनकैलिब्रेटेड वेट क्या होता है। तो हमें वेट का कैलिब्रेशन करना पड़ता है। वेट्स का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं भाई? तुला हमारी 2-3 प्रकार की होती है। एक तो साधारण तुला होती है, एक भौतिक तुला होती है, और एक आपकी एनालिटिकल बैलेंस होती है, विश्लेषिक तुला। और विश्लेषिक तुला ऐसी तुला है जो 0.1 मिलीग्राम तक सही नाप सकती है। तो अगर 0.1 मिलीग्राम तक की अगर हम अच्छी तरह से नाप रहे हैं 0.1 मिलीग्राम तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत ही माइन्यूट लेवल पे मेज़र कर रहे हैं। तो वेट्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, विश्लेषिक तुला में तोलते हैं, और वो आपको उन वेट्स का एग्जैक्ट वेट आपको बताता है। फिर एग्जैक्ट वेट ज्ञात होने के बाद में हम उसको हम तोलने में प्रयुक्त करेंगे, तो ये कहलाते हैं कैलिब्रेटेड वेट। तो अगर आपने अनकैलिब्रेटेड वेट का यूज़ कर लिया तो भी आपका रिज़ल्ट गलत आएगा। तो निर्धारित त्रुटि हर माप के साथ में संलग्न होती है, जिनका निश्चित परिणाम एवं चिन्ह होता है, और जिनके परिमाण को ज्ञात कर मापों की यथावत सही किया जा सकता है। तो ऐसी त्रुटि जो हैं उनका उद्गम स्रोत भी हमको पता होता है, और इसीलिए हम इन्हें निर्धारित त्रुटि कहते हैं। अब निर्धारित त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण कितने प्रकार का है? वो है यांत्रिक, अभिकर्मक के कारण त्रुटि, क्रियाकारी त्रुटि। इस तरह से बहुत सारे जो इनके घटने के जो कारण हैं उसके आधार पर हमने इनका नामकरण किया हुआ है। तो निर्धारित त्रुटि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।